चलो, मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा आपको आज फोर्थ पेपर जो A+B ग्रुप के लिए कंपलसरी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड थॉट, उसके बाल गंगाधर तिलक पर बता रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ एक मॉडर्न इंडिया में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कांग्रेस का बर्थ, उदारवाद एवं उग्रवाद। तो क्योंकि अभी हमने सुभाष के संबंध में बात की थी, इसलिए मुझे रेलेवेंट लगा कि एक पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपसे और बात करूं, जो उग्रवाद के जनक कहे जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। इनका काल यदि मैं आपको निर्धारण करके बताऊं तो ये 1856 से 1920 तक रहे। अब आती है इनके प्रारंभिक जीवन की बात। अगर मैं इनके जीवन का सन बताऊं आपको तो ये 23 जुलाई 1956 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए थे। हम इन्हें गांधी जी के समकालीन भी मान सकते हैं। इनके पिता गंगाधर पंत एक अध्यापक थे। तिलक की स्मरण शक्ति बहुत ही तेज थी और उन्हें हजारों श्लोक कंठस्थ थे। 1876 में इन्होंने BA अपना प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया और 1879 में 79 में उन्होंने कानून की भी परीक्षा पास की। 1880 में इन्होंने पूना में विष्णु शास्त्री के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। एक तरह से देखें तो तिलक प्रारंभिक दौर में अपनी शिक्षा के प्रति बहुत समर्पित थे। जितने कुशाग्र वो विद्यार्थी थे, उतना ही वो विद्या का दान भी करना चाहते थे। 1881 में तिलक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दी मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। दी मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में निकलता था। ये दोनों ही अखबार जन जागृति के अग्रदूत थे और इनमें ब्रिटिश प्रशासन की कड़ी आलोचना की जाती थी। यही कारण है कि इनको 101 दिन की जेल भेज दिया गया। लेकिन जब ये जेल से छूटे तो इनकी बहुत ही चर्चा हुई, इनकी वाहवाही हुई और जनता के हृदय में इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। 1884 यानी 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद 1885 में इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापित किया और एक लंबे समय तक ये शिक्षा के लिए समर्पित रहे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन धीरे धीरे इनका रुझान राजनीति की तरफ होने लगा और 1889 यानी 1889 में ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। तो ये तिलक का प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक दौर था, जिसमें वो एक एजुकेशनिस्ट के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। अब आता है उनका राजनीतिक करियर या राजनीतिक जीवन में उनका कैसे प्रवेश होता है। अगर मैं 1891 सन की बात करूं तो 1891 तक तिलक कांग्रेस की उदारवादी धारा के ही समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने नागपुर अधिवेशन में कहा था, जिसका जिक्र राम गोपाल ने अपनी पुस्तक लोकमान्य तिलक में किया है। उन्होंने लिखा कि उनका लक्ष्य शासन को मजबूत बनाना है ताकि बाह्य विद्रोहियों का सामना कर सकें। लेकिन धीरे धीरे वे उग्रवाद के समर्थक बन गए और उन्होंने उदारवादियों की जो प्रार्थना की, याचना की टेंडेंसी थी, उसको उन्होंने भिक्षावृत्ति कहा, मेंडिकेसी कहा। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उनके विचार स्पष्ट तौर से उग्रवादी बन गए, जिसके बारे में MM बुच ने अपनी पुस्तक राइज एंड ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म में लिखा है। अब आता है कि उन्होंने
किस तरह से अपने इरादों को एक नए आयाम दिए, नए क्षितिज दिए। तो उन्होंने अपने विचारधारा को फैलाने के लिए नवयुवकों का सहयोग लिया। उन्होंने गोवध हत्या समिति विरोध में समितियां बनाई, अखाड़े बनाए, लाठी दल बनाए और नवयुवकों के माध्यम से उन्होंने समाज में उतरने की कोशिश की, युवा दल तैयार किए। ऐसे ही जनता से जुड़ने के लिए उन्होंने शिवाजी और गणपति महोत्सव करना शुरू किया। ये दोनों ही जो फिगर्स थे, शिवाजी और गणेश जी, ये महाराष्ट्र के जनजीवन में उतरे हुए थे। शिवाजी महाराज ने पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी शासन की नींव डाली थी, तो ये बड़े लोकप्रिय जननायक थे। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तो इन उत्सवों को इन्होंने राजनीतिक रंग देते हुए और लोगों को देशभक्ति की ओर आकृष्ट करने के लिए इन उत्सवों को बहुत जोर शोर से मनाना महाराष्ट्र में शुरू किया। तो हम देख रहे हैं कि ये अपने विचारों को कैसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। नवयुवकों का सहयोग ले रहे हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं का सहयोग ले रहे हैं, उत्सवों का सहयोग ले रहे हैं। और इसके साथ ही इन्होंने एक जो महत्वपूर्ण काम किया वो है 1896 में महाराष्ट्र में बहुत भयंकर तरीके से प्लेग फैला। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो बिल्कुल ही अकर्मण्य होकर इस बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। ये महामारी के रूप में फैल रहा था। तब तिलक ने ऐसे समय में अपने समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की और दूसरी तरफ अपने नवयुवक मंडलों के साथ प्लेग पीड़ितों के पास जाकर उनकी अकथनीय सेवा की। ऐसे बीमारों के पास पहुंचे जो मरणासन थे, जो असहाय थे, उन लोगों की उन्होंने सेवा की। इन कामों से तिलक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आने लगी। इसी समय चपलूकर जो बंधु थे उन्होंने महाराष्ट्र में मिस्टर रैंड और मिस्टर अयेस्ट नामक 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। अंग्रेज सरकार तिलक के जन समर्थन और जन सहयोग को लेकर बड़ी आक्रोशित थी। उसे डर था कि ये कहीं हिंदुस्तान में अनरेस्ट नहीं फैला दें, तो उन्होंने केवल संदेह के आधार पर इन्हें 18 महीने तक जेल में रखा। मुकदमा चला और अंत में ये पता लगा कि इसमें तिलक की कोई भूमिका नहीं थी। इसके पश्चात 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। इस समय तक तिलक समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों की नेक नियति नहीं है, उनकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है, इसलिए केवल कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा पर तो नहीं चला जा सकता। इसी समय सौभाग्य से बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिसे हम लाल बाल पाल की तिकड़ी कहते हैं, ये भी हमारे सम्मुख राजनीति में अग्रणी नेता बनकर उभरे और सूरत के अधिवेशन में ही फूट पड़ी। उदारवाद और उग्रवाद के नाम से कांग्रेस के 2 धड़े हो गए। उग्रवादी कांग्रेस के नेता तिलक बने और तिलक ने एक बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कोई मेरी भिक्षावृत्ति नहीं है, मैं आपसे कोई कृपा नहीं मांग रहा, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वराज्य, और उसे आपको देना ही पड़ेगा।
तो इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों से महाराष्ट्र को, देश को जगाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लिया और उस संकल्प को अपने इरादों में उतारा भी। और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं 1907 के बाद, सूरत की फूट के पश्चात, उग्रवाद के प्रारंभ होने के बाद भारत में तिलक के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन का भी प्रारंभ हो गया। तिलक किस तरह से आगे बढ़े, तिलक को पुनः देशद्रोह के कारण किस तरह से मांडले जेल में 6 साल की सजा भुगतनी पड़ी, जहां पर उन्होंने गीता, रहस्य और अपनी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी बैठकर कालकोठरी के अंदर। जब वो निकल कर आए तो उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। गांधी भी जो थे वो आ चुके थे दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, और इसी समय उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन को भी प्रारंभ किया। ये गांधी के खिलाफत और असहयोग आंदोलन से भी जुड़े और 1920 में इनका देहावसान हुआ। इन सभी विचारों को, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया स्टेप बाय स्टेप, इनको मैं अपने पार्ट 2 में समझाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से तिलक का योगदान हमारी राजनीति में आज भी अमर है और गांधी की तरह से तिलक की शख्सियत को भी मिटाया नहीं जा सकता।